हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि एमडीएसयू अजमेर की जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो अब जल्दी नज़दीक आ चुका है। 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर 29 तारीख को है फाइनल ईयर का। तो इसके लिए अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी बहुत ही कम की है या ना भी गई है तो अगर ये वीडियोज़ आप पूरा देखेंगे, ये वीडियो पूरा देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में आपके लगभग 50 से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, यानी 50% तो ज़्यादा नंबर आने ही वाले। ये वीडियो 15-20 मिनट का जितने भी है उतना आपको पूरा देख लेना है। और ये जो पेपर दे रखा है ये मैं पॉलिटिकल साइंस जो पेपर फर्स्ट है बीए फाइनल ईयर के लिए, उसका पूरा निचोड़ इसके अंदर देने वाला हूँ। ठीक है, आपका जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं 10% वो पक्का कन्फर्म है, वो तो आपको करना ही करना है। हालांकि पेपर आपको 50% अटेंड करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपका जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा ही आने वाला है इस वीडियो के बाद। ठीक है, पूरा निचोड़ आपको देने वाला हूँ और आपको सीरीज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी सारे ऐसे ही टिप्स और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अब मैं बात कर लेता हूँ आज के इस वीडियो की। तो पॉलिटिकल साइंस जो पहला पेपर होने वाला है वो है पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक है उनके ऊपर। ठीक है, तो उन्हीं के विचार आपको बताने हैं और ये मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस आप कह सकते हैं उसको मैंने लिख लिया है एक पेज के अंदर। और अगर आपको ये पूरा सिलेबस पता होगा तो आप, मेरी गारंटी है, अच्छे से पेपर में लिख के आ जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि पेपर किस बारे में आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कंफ्यूज रहेंगे तो आपको जो पेपर करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हर बच्चे के साथ होता है, उनको पता ही नहीं होता सिलेबस क्या होता है और सीरीज ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं। तो इससे जो एग्ज़ाम है वहाँ पे चकरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें क्या लिखें। तो अब अगर आप सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो आपको अंदाजा रहेगा। और इसके साथ ये जो सिलेबस है उसके साथ साथ मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। पूरे लगभग जो भी प्रश्न बनने वाले हैं इससे मान लीजिए ये टॉपिक है शिक्षा और साम्यवाद, तो इससे क्या टॉपिक बनने वाले हैं आपके एग्जाम में वो भी मैं आपको साथ में साथ कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी तो मैंने जो सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं। तो ये है राजनीतिक विचारक यानी पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर होने वाला है वो आपका 2 बजे से होने वाला है। एमडीएसयू अजमेर की बात कर रहा हूँ, बाकी के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपका लगभग यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही रहता है। तो यहाँ पे यूनिट 1 यानी कि जो पहले 1 से 10% आने वाले हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। तो देखिए जो पहले ये तो वैसे तो आपको ये सारे एक एक लाइन के पढ़ के जाने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको देखने वाला है जो यूनानी मध्यकालीन तत्व और आरंभिक आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हुए हैं उनसे संबंधित आपको पूरा का पूरा मतलब शॉर्ट में पढ़ लेना है। उनके विचार और उनकी जो परिभाषाएं वगैरह वो पूछे जाएंगे पहले 10 प्रश्नों के अंदर। तो जैसे कि प्लूटो हो गया, अरिस्टो, आगस्टाइन और थॉमस एक्विनास, निकोले मैकियावेली आदि, ये जो राजनीतिक विचारक हैं इनके विचार और इनके जो अनुसार ये सब बताए गए हैं वो सारे के सारे पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। और भी है जैसे कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, मिल। ठीक है, इनका नाम आपको एक बार जरूर याद कर लेने ताकि आप प्रश्न निम्नात्मक भी करो तो इनका जो है आप रेफरेंस दे सको, कुछ भी लिख सको। तो आप एग्जामिनर है जो आपको अच्छे से अच्छा नंबर दे सके। ठीक है, फाइनल ईयर के एग्जाम में आपको ऐसे ही पापा नहीं काटना है, यानी कि फेंक का लोजी तो बहुत ही कम करनी है। अच्छे नंबर आपको चाहिए, 50% पेपर करना है, 50% में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो के संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आपका पेपर में वो आएगा। एक तो आदर्श राज्य, उसके आदर्श राज्य क्या है और उसका न्याय, दार्शनिक राजा और शिक्षा और साम्यवाद। ठीक है, ये इनसे संबंधित आपको प्लूटो से संबंधित तो इतने ही प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लूटो का जो आदर्श राज्य है वो क्या है। तो आदर्श राज्य की विशेषता ये है कि इसमें जो दार्शनिक वर्ग होता है जो उसका वह है उसका शासन बताया गया है प्लूटो के अनुसार। प्लूटो कहता है कि आदर्श राज्य में दार्शनिक वर्ग का शासन होगा और जो स्त्री और पुरुष है वहाँ पर उसको समान अधिकार मिलने वाले हैं। ये प्लूटो का आदर्श राज्य है, यानी कि समान, वो समानता का भावना विकसित करना चाहता है प्लूटो अपने आदर्श राज्य के अंदर। तो ये इसकी विशेषता भी हो गई और उसका आदर्श राज्य भी हो गया। वहीं अब बात करते हैं कि प्लूटो का जो न्याय है वो क्या है। तो प्लूटो के न्याय का मतलब ये है कि मतलब इसमें जो शासक वर्ग है और जो शासक वर्ग अपनी व्यक्ति की जो संपत्ति होती है वो उसको मतलब दान कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। उसको न्याय नहीं कहते, उसको साम्यवाद कहते हैं। जो शासक वर्ग अपनी संपत्ति का दान करेगा तो उसको क्या कहेंगे, साम्यवाद कहेंगे। ठीक है, ये प्लूटो के अनुसार साम्यवाद है। और वहीं जो न्याय वगैरह आप देखना चाहते हैं तो प्लूटो की जो न्याय योजना है उसमें देखिए, सॉरी,
तो प्लूटो का न्याय यह है, इसमें मतलब ये एक ऐसी मानवीय क्षमता है जिससे कि जो मनुष्य होता है वो अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकता है। यह प्लूटो ने न्याय की परिभाषा दी है। और वहीं अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने इस पेज में कुछ पेंसिल से भी लिखा है, ये रिपब्लिक और लॉज। रिपब्लिक और लॉज क्या है, ये प्लूटो के द्वारा लिखी गई दो पुस्तकें हैं। प्लूटो की पुस्तकें कौन सी है, रिपब्लिक। इसी रिपब्लिक के अंदर उसने आदर्श राज्य और ये न्याय साम्यवाद इसकी बातें उसने कही है, ठीक है। तो रिपब्लिक और लॉज ये दो पुस्तकें हैं, आपको ज़रूर याद कर लेनी है। और ये जो पुस्तक है वो लगभग हर दार्शनिक की लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ है ये किस किस की पुस्तक है, ठीक है। तो ये पेज आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं प्लूटो अपना हो गया, आदर्श राज्य, न्याय और जो साम्यवाद है, ये तीन महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी पुस्तकें आपको जरूर याद रखनी है। वहीं आगे चलते हैं हम अरस्तु के बारे में। फिर अगला 2 नंबर जो महत्वपूर्ण दार्शनिक हुआ है वो है अरस्तु। सॉरी, एक मिनट एक मिनट, हाँ। तो 2 नंबर जो महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए हैं वो है अरस्तु। तो अरस्तु के बारे में यहाँ पे देखिए, अरस्तु के क्या क्या टॉपिक यहाँ पे है, राज्य, नागरिकता, संपत्ति, दासता और क्रांति। ये अरस्तु से संबंधित जो है टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर है। तो अरस्तु के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो राज्य है वो क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अरस्तु के राज्य की। तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या चीज़ है कि जो परिवार है, परिवार से गांव बनता है और गांव से क्या बनता है, राज्य बनता है, या जिला बनता है, जिले से राज्य बनता है। इस प्रकार जो अरस्तु है वो राज्य का मूल किसको मानता है, परिवार को मानता है। अगर डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ ले कि अरस्तु का राज्य क्या है, तो आपको ऐसा लिखना है कि अरस्तु राज्य का मूल परिवार को मानता है और परिवार से गाँव बनता है और गाँव से राज्य बनता है। इस प्रकार ये अरस्तु का राज्य है, ठीक है। उसके बाद संपत्ति, दासता, क्रांति। और क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, अरस्तु की क्रांति क्या है। तो क्रांति का अर्थ है अरस्तु के अनुसार कि जो संविधान या फिर शासन में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं, सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रांति, ठीक है। और इस क्रांति के कितने प्रकार बताए हैं, 5 प्रकार बताए हैं अरस्तु ने। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रांति है वैचारिक क्रांति, ठीक है। 5 प्रकारों में एक क्रांति क्या है, वैचारिक क्रांति। तो वैचारिक क्रांति क्या है, जो नेता लोग हैं वो अपने भाषणों से जब क्रांति ला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वैचारिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। और भी इसके अनुसार मतलब क्रांति से संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं अरस्तु से कि भाई क्रांति के क्या कारण हैं, क्रांति के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो क्रांति तो आप सब जानते हैं क्या कारण होता है, भाई अन्याय हो जाता है, असंतोष हो जाता है। ऐसी 5-4 बातें आपको लिख लेनी है अगर आपको ऐसा पूछा जाता है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि जो राज्य का सिद्धांत है, यहाँ पे राज्य दे रखा है ना, अरस्तु का राज्य, तो उस सिद्धांत की आपको क्या विशेषता बतानी है, 5 विशेषता बतानी है। तो इसकी जो 5 विशेषता होती है कि राज्य एक तो शिक्षण संस्थान है, राज्य व्यक्ति के ऊपर है, यानी मैंने बताया ना गांव से व्यक्ति बनता है, परिवार से, तो वह मतलब व्यक्ति के ऊपर ही संपूर्ण राज्य टिका हुआ है। और राज्य अनेकता में एकता है, ठीक है। राज्य अलग अलग नहीं है, एक तो मतलब एक ही राज्य है पूरे सब कुछ। राज्य मानव विकास का चरम बिंदु है। और एक लास्ट है राज्य में कानून की संप्रभुता, यानी कि राज्य वही कहलाएगा जिसमें कि संप्रभुता होती है, ना कि कोई किसी की गुलामी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अरस्तु पढ़ लिया। और आगे अरस्तु के और क्या चीज़ें हो सकती है, तो एक प्रश्न ये भी आते हैं कि अरस्तु ने जो दास होती है, दास यहाँ पे अरस्तु की दासता है ना, तो दासता कितने प्रकार का बताया अरस्तु ने, तो एक तो प्राकृतिक दास और एक कानूनी दास, 2 प्रकार के दास बताए हैं अरस्तु ने, ठीक है। और इसके बाद एक प्रश्न ये भी बनता है कि अरस्तु का जो सरकार है यहाँ पे नागरिकता, राज्य, तो अरस्तु ने जो सरकार को कितने भागों में विभक्त किया है राज्य को, तो जो 5 भाग होते हैं, गणतंत्र, राजतंत्रात्मक, ऐसे करके आपको 5 भाग अरस्तु के लिख लेने हैं, ठीक है। वहीं आगे बात करते हैं कि अरस्तु की जो पुस्तकें हैं, शायद अरस्तु ने कोई पुस्तक नहीं लिखी या हमारे पास कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे इस सिलेबस में, तो अरस्तु की कोई पुस्तक आपको याद नहीं करनी। अगला प्रश्न है ऑगस्टाइन संबंधित, ठीक है। जो ऑगस्टाइन है उसका एक ही चीज़ है, 2 नगरों का सिद्धांत काफ़ी फेमस है और यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। तो इसमें आपको देखिए जो 2 नगरों का सिद्धांत है वो यही है, एक तो ईश्वर की नगरी मतलब मनुष्य एक तो ईश्वर की नगरी का सदस्य है, वो आत्मा होने के नाते है, ठीक है। 2 नगरों के सिद्धांत में आपको समझा रहा हूँ कि जो मनुष्य मतलब आत्मा होने के नाते तो ईश्वर की नगरी का सदस्य है। और वहीं मतलब सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे किसका सदस्य है, संसार का सदस्य, ठीक है। यही उसका क्या है, 2 नगरों का सिद्धांत है। एक नगर तो ईश्वर का नगर और दूसरा है संसार का नगर, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसके बाद है सॉरी क्या
और आगे प्रश्न में मैंने यहाँ पे लिखा है सुम्मा थियोलॉजिका और अरस्तु की राजनीति की विवेचना। ठीक है, ये पुस्तक इसकी नहीं है, ये पुस्तक तो अगले जो हम दार्शनिक की पढ़ने वाले हैं एक्विनास की है। ठीक है, अगस्टाइन की भी कोई पुस्तक नहीं है यहाँ पे। एक्विनास की जो पुस्तक है वो है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, सुम्मा थियोलॉजिका और अरस्तु की राजनीति की विवेचना। इसने जो अरस्तु ने वो आदर्श राज्य वाला बताया उसकी विवेचना की है, किसने की है? एक्विनास ने। ठीक है, बाकी मैंने सभी किताबें का एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो टॉमस एक्विनास की राज्य विधि और अरस्तु का ईसाईकरण, ये इसका जो है दर्शन, इसके दर्शन से संबंधित हमें पढ़ना है। तो धर्म के बारे में भाई अरस्तु के क्या, एक्विनास के क्या विचार थे, ऐसे हमें पढ़ना है। तो दैवी कानून, सुधारवादी आंदोलन के प्रभाव, ऐसे जो है वो एक्विनास से संबंधित आपको पढ़ लेने हैं। लगभग इनमें सेम दार्शनिक के सबसे विचार लगभग सेम है। आप अगर एक का पढ़ लेते हैं तो आपका दूसरे का आइडिया अपने आप बन जाएगा। फिर अगला हम देखते हैं, जो मैकियावेली है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दार्शनिक होता है, उसके भी प्रश्न बनते हैं। धर्म, नैतिकता, राज्य शिल्प और राष्ट्र राज्य, मैकियावेली से संबंधित। ठीक है, तो मैकियावेली से संबंधित एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि मैकियावेली जो है अपने युग का शिशु कहलाता है, उसका क्या कारण है, मतलब क्यों कहते हैं उसको अपने युग का शिशु? तो मैकियावेली को शिशु कहने का मतलब कारण यह है कि जो मैकियावेली जब मतलब ये सारे दर्शन विचार कर रहा था, जो मैकियावेली के विचार है वो इटली से जो इटली की वहाँ पर तत्कालीन परिस्थितियाँ हुई थी, और वहाँ पर जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे इटली के अंदर, तो उसका प्रभाव है मैकियावेली पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, अपने युग का शिशु कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए तो आपको डायरेक्ट ये सब लिख लेना है। ठीक है, और आगे देखते हैं मैकियावेली संबंधित और क्या प्रश्न पूछते हैं। तो मैकियावेली के दो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैकियावेली ने दो पुस्तकें लिखी है, एक तो डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और दूसरी है द प्रिंस। ठीक है, ये दो पुस्तकें भी आपको याद कर लेनी है। फिर यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 यानी जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हमारे बनते हैं वहाँ से। ठीक है, यूनिट 2 में देखिए संविदावादी तथा उपयोगितावादी राजनीतिक विचारक। ठीक है, ये इस यूनिट का नाम है। तो इसमें कौन कौन से दार्शनिक है हमारे यहाँ पे देखिए, एक तो टॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक और रूसो, बेंथम, मिल। ठीक है, ये चार हैं। इनके भी यहाँ पे लघुत्तरात्मक प्रश्न से आपको पूछा जा सकता है कि संप्रभुता क्या है, निजी संपत्ति क्या होती है, और सामान्य इच्छा और उस इच्छा में क्या फर्क है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं होब्स के। तो होब्स के बारे में एक यहाँ पे संप्रभुता का टॉपिक दिया है। तो संप्रभुता क्या है होब्स के अनुसार, ये प्रश्न बन सकता है। तो होब्स के संप्रभुता की विशेषताएं कई बताइए, जैसे एक तो निरंकुशता, सर्वव्यापकता, न्यायपूर्णता, ऐसी संप्रभुता की विशेषताएं बताई है। ठीक है, वहीं एक प्रश्न और बनता है कि सामाजिक समझौता यानी संविदा सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता क्या है। तो सामाजिक समझौते का मतलब यही है कि ये एक सरकारी अनुबंध की तरह होता है, ना कि सामाजिक समझौते की तरह। और इसको मतलब जो समझौते का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने आप कि जो अपने सारे अधिकार है वो राज्य को आगे समर्पित कर देता है, और वो निरंकुश मतलब अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहता है। ठीक है, और व्यक्ति को जो है राज्य के विरुद्ध जाना मतलब ऐसा अधिकार उसको नहीं होता है सामाजिक समझौते के तहत। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी बनता है होब्स का कि होब्स की दो पुस्तकें या पुस्तकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, लेवियथन और एलिमेंट्स ऑफ लॉ, और एक लास्ट किताब है ए डायलॉग ऑन द सिविलार्स। ठीक है, ये इसकी दो पुस्तकें हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनता है होब्स से कि उदात्त वंचर क्या है। तो उदात्त वंचर क्या है कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य है उसकी स्थिति है ना, उसको प्रकट करता है उदात्त वंचर। ये मनुष्य का वह स्वभाव है जो स्वभाव से तो अच्छे हैं, मतलब ये वो मनुष्य है जो स्वभाव से अच्छे हैं और सभ्यता ने उनको भ्रष्ट नहीं किया है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उदात्त वंचर होब्स के अनुसार। अगला जो अपना दार्शनिक है वो जॉन लॉक है। तो जॉन लॉक ये भी ऐसे ही है, संविदा सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता, और इसने एक निजी संपत्ति का भी दर्शन दिया है दर्शन शास्त्र में। ठीक है, तो जॉन लॉक के जो दो पुस्तकें हैं वो आपको ज़रूर याद लिख लेनी है। यहाँ पे मैंने लिखी है द ट्रीटिजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, और एक ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये जॉन लॉक की दो पुस्तकें हैं। ठीक है, और बाकी तो सब जो जॉन लॉक के अनुसार समझौता क्या है ऐसे पूछ ले तो आपको मतलब थोड़ी सी रिलेटेड सी अगर आपको याद भी नहीं रहती तो आप यहाँ पे छांट सकते हैं। उसके बाद हम एक लॉक का बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनता है, भेदमूलक विवेकशीलता क्या होती है, जॉन लॉक का। ठीक है, तो लॉक द्वारा वर्णित भेदमूलक विवेकशीलता क्या है। तो लॉक ये मानकर चलता है कि संपत्तिवान और संपत्तिहीन वर्ग समान रूप से विवेकशील नहीं होते, दोनों में बुद्धि अलग अलग होती है। जो संपत्तिवान होता है वो विवेकशील होता है, मतलब जो पैसे वाला वो विवेकशील होता है, और गरीब आदमी है वो विवेकशील मतलब विवेक से शून्य होता है। यही होता है भेदमूलक। ठीक है, भेदमूलक विवेकशीलता, आप इसको नाम से भी
देख सकते हैं। उसके बाद जॉन लॉक का कोई ज़्यादा खास है नहीं इसके अंदर। रूसो, अब रूसो की बात करते हैं हम, तो रूसो में एक ज़्यादा प्रश्न बनता है सामान्य इच्छा की क्या है। ये संविदा सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, लगभग सब में सेम सेम ही है, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है, समझौता क्या है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आप ये तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो सामान्य इच्छा की बात करते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा की क्या विशेषताएं, तो ये एक असीमित होती है और ये अविभाज्य है, कानून का स्रोत है और एकता का गुण इसमें पाया जाता है। और एक प्रश्न ये भी है, सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में क्या भेद है। तो सामान्य इच्छा मतलब सभी का हित ध्यान में रखकर होती है और जो सबकी इच्छा निजी हित को लक्ष्य करती है, ये इसका अंतर है, ठीक है, सामान्य इच्छा और इसमें। और उसके बाद रूसो के ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, कोई ज़्यादा प्रश्न। उसके बाद बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो उपयोगिता सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, वो लाभ के सिद्धांत पर आधारित है, उपयोगितावाद, ठीक है। और एक बेंथम का ये भी प्रश्न बनता है, सुखवादी मापक यंत्र क्या है। तो सुखवादी मापक यंत्र बेंथम का आविष्कार किया गया है, जिसकी प्रक्रिया यह है कि समस्त सुखों व दुखों के मूल्यों को एकत्रित कर उनका अंतर निकाला जाना, ठीक है। और भी बेंथम से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, सुख के क्या कारण है और दुख के क्या कारण है, क्या परिणाम है, ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आप अपने मन से भी कर सकते हैं, तो भी आपका राइट उत्तर होने वाला है। और एक प्रश्न ये बनता है कैदियों, मतलब कैदियों के सुधार, यहाँ पे सुधार लिखा हुआ है ना सिलेबस में, विधि व सुधार, तो सुधार किसके, कैदियों के सुधार, जेलों के सुधार, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको देख आगे लिखा रखा है कि जेल व कैद से संबंधित आदि के सुधार क्या है। तो पूछ सकता है बेंथम के अनुसार कैदियों के क्या सुधार होने चाहिए। तो एक तो भाई दंड निर्धारण में उद्देश्य परिस्थितियां में हानि का आंकलन होना चाहिए और जेलें यातना ग्रह न होकर सुधार ग्रह होने चाहिए, ठीक है। ये सुधार बेंथम ने बताए हैं जेलों के अंदर। और इसके बाद आगे हम देखते हैं अगला जो है जॉन मिल, JS मिल भी कहते हैं इनको, या जॉन मिल, ठीक है। इसमें बेंथमवादी उपयोगितावाद सिद्धांत में सुधार, जो इसने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था लाभ के सिद्धांत पर जो आधारित था, उसमें क्या सुधार उसने सुधार किया। और स्वतंत्रता, प्रतिनिधि शासन, ये इसकी जो है दर्शन के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो JS मिल के दो पुस्तकों के नाम अगर आपसे पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो स्वतंत्रता व प्रतिनिधि शासन पर विचार, ये मतलब एक तो स्वतंत्रता एक पुस्तक है इसकी JS मिल की, और दूसरी है प्रतिनिधि शासन पर विचार, ठीक है। ये दो पुस्तकें हैं इसकी मिल की। और उसके बाद मिल की ज़्यादा कुछ प्रश्न आते नहीं है, बेंथमवादी उपयोगिता में उसने कुछ थोड़ा बहुत सुधार कर लिया। आगे ये यूनिट 3 के छोटे मोटे जो है दार्शनिक हिंगल या हेगल, सॉरी, और यहाँ पे हेंगल के बाद ग्रीन, ग्रामसी, कार्ल मार्क्स, तो यहाँ पे ये तीनों तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्वंद्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष क्रांति, नव मार्क्सवाद। तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और ये नव मार्क्सवाद का सिद्धांत है जो आपने बुक में दिया नहीं है, तो इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शायद इस साल सिलेबस कम हो गया है। तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। एक मिनट है। तो इसका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वो कुछ ऐसा है कि जो हमारे सामने सांसारिक जो वस्तुएं हैं वही रियल में वस्तुएं, वही वास्तविकता है। बाकी जितने भी हम बुद्धि में जो सोचते हैं वो केवल मात्र एक बुद्धि की उपज है। कुछ अच्छा ही जो कुछ इस तरह का है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ठीक है। बाकी आपको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, नव मार्क्सवाद का सिद्धांत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसका निम्नात्मक में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बाकी सब सिद्धांतों के बारे में। तो होप आपको ये समझ में आया होगा और इसको आप डाउनलोड करके एक बार देख के जरूर जाना एग्ज़ाम से पहले, आपके एग्ज़ाम अच्छे हो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। थैंक यू सो मच।